हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि फुल क्वेश्चन के फॉर्म में आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है 3 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न में। और आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, पुष्पों में निषेचन। तो पुष्पों में निषेचन ये जो प्रश्न है ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोई भी टॉपिक जब आप लिखते हैं आंसर, तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम निषेचन की परिभाषा। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में नर गैमीट एवं मादा गैमीट्स का परस्पर संलयित होकर युग्मनज या जायगोट का निर्माण करना निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो दो किन्हीं भी, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, उनमें मेल और फीमेल गैमीट्स का परस्पर संयुक्त होकर जाइगोट बनाने की क्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। इसके बाद पुष्पों में हम निषेचन की क्रिया देखते हैं। तो पुष्पों में नर गैमीट का निर्माण एंड्रोशियम के द्वारा किया जाता है। इसके पहले की वीडियो में हमने एंड्रोशियम की संरचना के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। और मादा गैमीट्स का निर्माण जो है वो गायनोशियम के अंदर होता है। गायनोशियम में अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। पराग कोश के अंदर पराग कण परिपक्व हो जाते हैं, तब उनका प्रस्फुटन हो जाता है और पराग के कण कोश से बाहर आकर स्वतंत्र हो जाते हैं। और ये कीटों के माध्यम से अथवा हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से पुष्प की गायनोशियम की वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से पराग के कण जो हैं वो हवा में या कीटों के माध्यम से या जल के माध्यम से मादा की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को कहा जाता है परागण। परागण के बारे में भी हमने एक वीडियो में चर्चा की थी। परागण के विधियों के बारे में भी आपको उस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं पुष्पों में निषेचन के चरण। तो पुष्पों में निषेचन की क्रिया जो है वो मुख्य रूप से 5 चरणों में पुष्पों में निषेचन की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। सबसे पहला है पराग कणों का अंकुरण, फिर दूसरा जो चरण आता है वो है पराग नलिका का पथ, फिर तीसरा है भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश, इसके बाद चौथा है नर युग्मकों का स्वतंत्र होना और पांचवा है नर एवं मादा युग्मकों का संयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम पराग कणों का अंकुरण। तो पराग कणों का अंकुरण जो है ये 2 चरणों में 2 प्रकार से संपन्न होता है। ये देखिए, पराग कणों का अंकुरण जो है ये इसका पहला चरण जो है, पहले चरण का जो अंकुरण है वो पराग कोश के अंदर ही संपन्न होता है, जबकि दूसरे चरण का जो अंकुरण है वो पराग वर्तिकाग्र पर आकर संपन्न होता है। ठीक है, तो पहले चरण का जो अंकुरण है ये पराग कण जब पराग कोश के अंदर ही स्थित रहता है, तब क्या होता है कि ये पराग का कण पूरी तरह से मैच्योर हो गया। इसका केंद्रक जो है वो इसके किनारे पर आ जाता है। इंटाइन जो इसकी वॉल होती है उस वॉल पर ये आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर उसका होता है द्विगुणन और ये 2 भागों में बढ़ जाता है। ये जो केंद्रक है पराग का ये 2 भागों में बढ़ जाता है। इसमें से बड़ी साइज़ का जो केंद्रक है वो कहलाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और छोटी साइज़ का जो न्यूक्लियस होता है उसको कहा जाता है जेनरेटिव न्यूक्लियस। यही जो न्यूक्लियस है जेनरेटिव न्यूक्लियस, यही वास्तव में नर गैमीट का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये है इसके प्रथम चरण का अंकुरण। वास्तव में अभी इसका अंकुरण नहीं हुआ है, इसके केंद्रक का विभाजन हुआ है। उसके बाद इसके द्वितीय चरण का अंकुरण जो है वो तब प्रारंभ होता है जब ये पहुंच जाता है किसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पर। ठीक है, तो जब ये पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो इसका जो ये इंटाइन वाला जो वॉल है वो जर्म पोर वाले स्थान से ये इंटाइन वाली वॉल या इंटाइन वाली जो इसकी दीवार है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और इस तरह से ये एक अंकुर के रूप में बाहर निकलती है और धीरे धीरे ये एक ट्यूब के रूप में इस तरह से लंबी होती चली जाती है। और ये तब तक लंबी होती चली जाती है जितना उस पुष्प की वर्तिका का आकार होता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये जो ट्यूब है ये पोलन ट्यूब कहलाती है और जैसे जैसे इस पोलन ट्यूब की लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे यहाँ पर केंद्रकों का भी विभाजन होता है। यहाँ पर एक जो केंद्रक पहले से मौजूद है जिसको हमने वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहा था, ये वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन इसका ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है ये फिर से 2 भागों में डिवाइड होता है और यहाँ पर 2 मेल गैमीट्स तैयार हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है यही वास्तव में मेल गैमीट होता है और ये 2 भागों में परिवर्तित हो जाता है, 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है और ये इस तरह से 2 मेल गैमीट्स का निर्माण करता है। इस प्रकार यहाँ पर अभी हम देखें इस अवस्था में तो यहाँ पर आपको 3 न्यूक्लियस दिखेंगे। पहला जो बड़ा न्यूक्लियस है ये ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है और शेष ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये मेल गैमीट कहलाते हैं। ठीक
ठीक है, ये है आपके पराग का अंकुरण। ये जो पहला चरण है निषेचन की प्रक्रिया में पराग कणों का अंकुरण, तो ये पराग कणों का अंकुरण जो है ये इन 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण जो है वो पराग कोश के अंदर और दूसरा चरण जो है वो वर्तिकाग्र पर, और इसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे ये ट्यूब की लंबाई, पोलन ट्यूब की लंबाई बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे इस परागकण के अंदर का सारा जीव द्रव्य और ये तीनों न्यूक्लियस जो हैं वो उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सर्वप्रथम परागकण वर्तिकाग्र से खाद्य पदार्थ सबसे पहले वो ग्रहण करता है, वहाँ के शर्करा तत्व को वो ग्रहण करता है अपने भोज्य पदार्थ के रूप में, और उसका अवशोषण करके ये पहले आकार में बढ़ता है। और उसके बाद इसकी जो आंतरिक दीवार होती है इंटाइन, वो एक्साइन में स्थित जर्म पोर्ट से होते हुए बाहर निकल जाता है, और उसके बाद नलिका के रूप में ये वर्तिका में तब तक इसकी लंबाई में वृद्धि होती जाती है जितनी लंबाई उसके वर्तिका की होती है। जैसे मान लीजिए ये वर्तिका इतनी लंबी है, तो इसके अंदर ये जो पोलन ट्यूब है वो भी उतनी ही लंबाई तक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फिर अगला चरण आता है इसमें पराग नलिका का पथ। पराग नलिका की लंबाई वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। वर्तिका के अंदर पराग नलिका वृद्धि करते हुए भ्रूणकोश में प्रविष्ट होती है। जब पराग नलिका माइक्रोपाइल में प्रवेश करती है तब प्रोगैमी कहलाती है। माइक्रोपाइल के द्वारा प्रवेश करती है तो ये पोरोगैमी कहलाती है। जब चैलेजा से प्रवेश करती है तो चैलेजोगैमी, और जब ये इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा यानी कि बीजांड की परतों के द्वारा प्रवेश करती है या फ्यूनिकल से प्रवेश करती है तब इसे मीजोगैमी कहा जाता है। अब देखिए ये जो पोलन ट्यूब है ये प्रवेश करेगी कहाँ पर, बीजांड में। तो ये बीजांड में इन 3 तरीक़ों से प्रवेश करती है। यहाँ पर देखिए ये बीजांड के द्वार के द्वारा यानी कि माइक्रोपाइल के द्वारा जब ये पराग नलिका बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो इस प्रकार की विधि को कहा जाता है पोरोगैमी। उसके बाद अगर ये चैलेजा के द्वारा यहाँ पर बीजांड के अंदर प्रवेश करता है पोलन ट्यूब, तो इस तरह के प्रवेश को कहा जाता है चैलेजोगेमी। लेकिन यदि ये ट्यूब जो है पोलन ट्यूब जो है वो इस बीजांड की इंटेग्यूमेंट्स, ये इसकी इंटेग्यूमेंट्स हैं, इन इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा जब ये प्रवेश करता है तो इस तरह के प्रवेश को कहा जाता है मीजोगैमी। ठीक है, तो ये जो पराग नलिका है ये 3 तरीक़ों से बीजांड के अंदर प्रवेश कर सकती है, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मीजोगैमी। इसके बाद तीसरा चरण आता है भ्रूणकोश में पराग नलिका का प्रवेश। तो पराग नलिका का अंतिम सिरा भ्रूणकोश में पहुंचकर सिनर्गिड सेल्स को भेदता हुआ एग सेल तक पहुंचता है, और इस क्रिया में एक सिनर्गिड सेल जो है वो नष्ट भी हो जाती है। इसके बाद है नर गैमीट्स का स्वतंत्र होना। तो नर गैमीट्स जो हैं वो पराग नलिका में 3 विधियों के द्वारा प्रवेश करते हैं। पहली विधि जो है वो ये कहता है कि इसके अग्रभाग में 2 छिद्र बन जाते हैं, और इन दोनों छिद्रों में से 2 नर गैमीट जो हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर दूसरी विधि ये हो सकती है कि कभी कभी पराग नलिका का अग्रभाग प्रस्फुटित हो जाता है और दोनों केंद्रक एक साथ बीजांड के अंदर स्वतंत्र हो जाते हैं। और तीसरी विधि ये हो सकती है कि पराग नलिका में 2 शाखाएं बन जाती हैं, और इनमें से एक जो है वो एग सेल की ओर और दूसरी शाखा जो है वो द्वितीयक केंद्रक की ओर चली जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए ये कुछ चित्र हैं। ये देखिए यहाँ पर या तो ये जो पराग नलिका है ये 2 भागों में इस तरह से विभाजित हो जाती है, और इसके ये जो 2 नर गैमीट्स हैं इन दोनों शाखाओं के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि इस पोलन ट्यूब में इस तरह से 2 छिद्र बन जाते हैं, और इन 2 छिद्रों के माध्यम से ये न्यूक्लियस जो है वो बाहर आते हैं। या कभी कभी क्या होता है इसका ये अग्रभाग जो है पोलन ट्यूब का वो बर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है, और ये सारे के सारे न्यूक्लियस जो हैं वो बीजांड के अंदर स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके बाद 5वां और अंतिम चरण आता है नर एवं मादा गैमीट्स का संयोज्य या फ्यूज़न। तो भ्रूणकोश में स्वतंत्र होने के पश्चात 3 विधियों के द्वारा जो है 3 मुख्य चरण यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला, एक नर गैमीट एग सेल से संयुक्त होकर द्विगुणित 2n जाइगोट बनाता है। ठीक है, और दूसरा नर गैमीट जो है वो भ्रूणकोश के केंद्र में स्थित द्विगुणित केंद्रक से संयुक्त होकर त्रिगुणित केंद्रक बनाता है और आगे चलकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है, और भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ये एंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, और चूंकि यहाँ पर 2 नर गैमीट 2 अलग अलग कोशिकाओं से संयुक्त होते हैं इसलिए इस क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये है पोलन ट्यूब, इस पोलन ट्यूब से ये 2 नर गैमीट्स जो हैं वो यहाँ पर
स्वतंत्र हुए हैं बीजांड के अंदर, और एक नर गैमीट जो है वो इस एग सेल से संयुक्त होता है और दूसरा नर गैमीट जो है वो बीजांड के अंदर स्थित डिप्लॉयड न्यूक्लियस से संयुक्त होता है। इस प्रकार यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है, दो निषेचन की क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पर इस फर्टिलाइजेशन को दोहरा निषेचन कहा जाता है। एक नर गैमीट और एक एग सेल जो है वो संयुक्त होकर 2n जाइगोट बनाते हैं, और ये दूसरा नर गैमीट और डिप्लॉयड न्यूक्लियस ये आपस में संयुक्त होकर 3n न्यूक्लियस बनाते हैं, जो आगे चल के एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, और ये 2n जाइगोट जो है ये भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, और यही आगे चल के पौधे का निर्माण करता है।